नमस्ते। आज हम शिक्षा के एक बहुत ही जाने पहचाने तरीके पर बात करने वाली हैं। वो तरीका जिसे शायद हम सबने कभी न कभी अनुभव किया है, जहाँ क्लास में टीचर ज्यादातर बोलते हैं और छात्र सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे आज के स्रोत में शिवा नारायण के तक्षशिला पेज पर एक ब्लॉग पोस्ट है, टॉकिंग स्कूल्स। इसी मॉडल को ये नाम दिया गया है। टॉकिंग स्कूल्स। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगी कि ये टॉकिंग स्कूल्स आखिर हैं क्या, इनकी पहचान क्या है, क्या कमियां हैं जिन पर ये लेख बात करता है, और क्या ये कोई और रास्ता भी सुझाता है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये टॉकिंग स्कूल मतलब ये है क्या असल में, जैसा नाम से ही लग रहा है। हाँ, नाम काफी कुछ कहता है। बेसिकली ये वो पारंपरिक मॉडल है, वो तरीका है जहाँ पढ़ाने का, जानकारी देने का मुख्य जरिया टीचर की आवाज है, उनका बोलना। अच्छा। टीचर ही हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं और कभी-कभी शायद हौसला भी बढ़ा रहे हैं। वही मेन सोर्स हैं। तो मतलब सारा फोकस टीचर पर। एग्जैक्टली। और इसी मॉडल की पहचान ही है लेक्चर देना, किताबों से पढ़ाना। और छात्र ज्यादातर इसमें पैसिव रहते हैं। पैसिव मतलब चुपचाप सुनते रहते हैं। उनसे उम्मीद यही होती है कि ध्यान से सुने, बातों को याद रखें और जो भी टीचर ने बताया या काम दिया उसे वैसे ही दोहरा दें। तो सीखना यहाँ क्या बन जाता है? सुनना और फिर सुनी हुई बात को दिमाग में बैठाना। एक तरह से वन वे ट्रैफिक। हाँ, ये बात तो है। लेख में इसकी कुछ खास पहचानें भी बताई गई हैं। जैसे पहली, वो कहते हैं मौखिक प्रभुत्व, वर्बल डोमिनेंस। हाँ, वर्बल डोमिनेंस मतलब बोली हुई बात ही सब कुछ है। टीचर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, तो शायद ये देखने के लिए कि सुना या नहीं। ओके। और दूसरी पहचान? दूसरी है शिक्षक केंद्रित डिजाइन, टीचर सेंटर्ड डिजाइन। मतलब सारी लाइमलाइट, सारी कमांड टीचर के हाथ में। वही सबसे एक्टिव हैं क्लास में। छात्र ज्यादातर सुन रहे हैं या शायद नोट्स ले रहे हैं। उनसे बस जानकारी लेने और उसे क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करने की उम्मीद है। और किताबों का क्या रोल है इसमें? लेख पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता की बात भी करता है। हाँ, टेक्स्ट बुक डिपेंडेंसी। किताबें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन अक्सर वो बस सपोर्ट करती हैं उन बातों को जो टीचर पहले ही बोलकर बता चुके होते हैं। सप्लीमेंट की तरह। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से टीचर की बात का सपोर्ट सिस्टम। और एक और पॉइंट था, महारत के बजाय याद करना, मेमोराइजेशन ओवर मास्टरी। ये क्या है? ये बहुत अहम पॉइंट है। लेख कहता है कि जब छात्रों को खुद कुछ करने का या सीखी हुई बात को असल जिंदगी में आजमाने का मौका कम मिलता है, तो वे समझने के बजाय रटने का रास्ता चुन लेते हैं, जो आसान लगता है। अच्छा, मतलब बस परीक्षा पास करने के लिए याद कर लो, चाहे समझ आया हो या नहीं। बिल्कुल। असल मतलब शायद उतना जरूरी नहीं लगता जितना कि परीक्षा में लिख पाना। और आखिर में लेख सीमित छात्र स्वायत्ता यानी लिमिटेड स्टूडेंट एजेंसी की बात करता है। जी। इसका मतलब है कि छात्रों के पास खुद से कुछ खोजने, कुछ नया ट्राई करने या आपस में मिलकर सीखने के मौके बहुत कम होते हैं। सब कुछ टीचर के बताए रास्ते पर ही चलता है। ज्यादातर एक तयशुदा रास्ता होता है, उसी पर चलना होता है। तो इन सब बातों का असर क्या होता है? मतलब इनके नतीजे क्या निकलते हैं? असर काफी गहरा होता है, जैसा लेख बताता है। देखिए, सिर्फ रट लेना इस बात की गारंटी तो नहीं है कि छात्र उस चीज को सच में समझ गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर पाएगा। ज्ञान अक्सर बस सतह पर रह जाता है, मतलब ऊपरी तौर पर, गहराई तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर इस टॉकिंग स्कूल मॉडल में इतनी कमियां हैं, जैसा लेख बता रहा है, तो फिर ये इतने सालों से चल क्यों रहा है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। दुनिया भर में इतना कॉमन क्यों है? लेख इसके कुछ कारण भी बताता है। पहला कारण है दक्षता, एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि एक टीचर कम समय में बहुत सारी जानकारी बहुत सारे छात्रों तक पहुंचा सकता है। अच्छा। सिलेबस पूरा करने का जो दबाव होता है स्कूलों पर, वो शायद इसी तरीके को फेवर करता है। ये तो है। और दूसरा कारण? दूसरा है अनुमान्यता और नियंत्रण, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। इसमें टीचर का क्लास पर पूरा कंट्रोल रहता है। कंट्रोल? हाँ, मतलब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सब टीचर या सिस्टम तय करता है। इससे स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी चीजें आसान हो जाती हैं, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ओके। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण है परंपरा और परिचितता, ट्रेडिशन एंड फेमिलियरिटी। मतलब आदत। हाँ, एक तरह से आदत। लेख कहता है कि ये तरीका हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि यही पढ़ाई का मतलब बन गया है। हमने अपने बड़ों को ऐसे पढ़ते देखा, हम खुद ऐसे पढ़े, तो लगता है पढ़ाई तो ऐसी होती है। सही बात है। ये इतना आम है कि हम शायद ही इस पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। आती है
स्रोत इन टॉकिंग स्कूलों की चुनौतियों और नेगेटिव नतीजों पर काफी जोर देता है। पहला है सतही सीखना, सुपरफिशियल लर्निंग। हाँ, सतही सीखना। जब छात्र खुद करके नहीं सीखते, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, तो ज्ञान अक्सर ऊपरी तौर पर ही रह जाता है। वो उसे पूरी तरह अपना नहीं पाते, इंटरनलाइज नहीं कर पाते। और दूसरा जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा वो है खराब ज्ञान हस्तांतरण, पुअर नॉलेज ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो बात छात्र क्लास में सीखते हैं, मान लीजिए किसी लेक्चर में, उसे वो क्लास के बाहर की दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, किसी नई सिचुएशन में या असल जिंदगी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सीखा हुआ ज्ञान बस क्लासरूम तक ही सीमित रह जाता है, वो ट्रांसफर नहीं होता। तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में गैप रह जाता है। बहुत बड़ा गैप। लेख कम प्रतिधारण दर यानी लो रिटेंशन रेट्स की भी बात करता है। जी, यानी सुनूरी बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। अगर उन्हें बार बार दोहराया ना जाए या किसी और तरीके से पक्का ना किया जाए तो दिमाग से निकल जाती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। लेक्चर सुनो और कुछ दिन बाद पूछो तो आधा गायब। बिल्कुल, हम सबके साथ होता है। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, कम छात्र जुड़ाव, रिड्यूस्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट। मतलब छात्रों का मन नहीं लगता। हाँ, जब उन्हें बस बैठ के सुनना होता है तो जाहिर है बोरियत होगी, ध्यान भटकेगा या विषय से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ। जब दिमाग एक्टिवली लगा ना हो तो वो इधर उधर तो जाएगा ही। और अंत में स्रोत नवाचार पर नकल यानी इमिटेशन ओवर इनोवेशन का मुद्दा उठाता है। हाँ, ये भी एक अहम नतीजा है। छात्र अपनी तरह से सोचने या नए हल निकालने के बजाय अक्सर टीचर ने जो कहा या किया उसी को कॉपी करने लगते हैं। अच्छा। उनके आइडियाज, उनके तरीके, खुद की ओरिजिनल सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, वो शायद उतनी डेवलप नहीं हो पाती। तो ये तो काफी सारी कमियां हैं। जी हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो लेख में है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अच्छा। लेख बताता है कि दिमाग कैसे सीखता है, यानी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, और छात्र फिजिकल एक्टिविटी से कैसे सीखते हैं, जिसे स्रोत स्टूडेंट मोटर लर्नोग्राफी कहता है। मोटर लर्नोग्राफी। हाँ, इस पर हुई कई स्टडीज भी यही इशारा करती हैं। ये स्टडीज बताती हैं कि बिना एक्टिव एंगेजमेंट के, बिना अनुभव के, सिर्फ सुनते रहने से ज्ञान दिमाग में गहराई तक नहीं उतरता और फिर असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। जब सीखने में शरीर की हरकतें, मतलब मोटर प्रोसेसिंग, और आंखों का इस्तेमाल, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, कम होता है तो समझ का लेवल भी लिमिटेड रह जाता है। तो सीखना सिर्फ कानों का काम नहीं है, पूरी बॉडी का है। बिल्कुल, सीखना एक मल्टी सेंसरी प्रोसेस है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लेख की पहचान की गई सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन स्कूलों में पाठ तो पढ़ा दिए जाते हैं, लेसन ट्रांसमिशन हो जाता है, हाँ, लेकिन वो ज्ञान छात्रों के काम आए इस लायक हस्तांतरित नहीं हो पाता, नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता। वही ट्रांसफर वाली बात। जी, छात्र अक्सर क्लास में सीखी बातों को बाहर की दुनिया में लागू करने में स्ट्रगल करते हैं। इसलिए लेख का तर्क है कि ये मॉडल असल में ज्ञान को उपयोगी बनाने के बजाय सिर्फ पाठ पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करता है। तो सवाल ये है कि सिर्फ बोलने और सुनने से आगे कैसे बढ़ा जाए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। लेख एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय सीखने पर जोर देता है, जिसमें छात्र सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ करें। एग्जैक्टली। इसमें शारीरिक जुड़ाव, जिसे स्रोत मोटर लर्निंग कहता है, देखकर सीखना, विजुअल स्पेशियल लर्निंग, और यहाँ तक कि इमोशनल कनेक्शन की भी बात है। हाँ, ये सब सीखने को ज्यादा गहरा और टिकाऊ बनाते हैं। सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसमें पूरा इंसान शामिल होता है। लेख कुछ वैकल्पिक तरीकों का जिक्र भी करता है, जैसे लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज सिद्धांत। ये नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। लर्नोग्राफी का मूल विचार है सीखने का विज्ञान, खासतौर पर यह समझना कि फिजिकल एक्टिविटी सीखने में कैसे मदद करती हैं। ओके। ये मोटर साइंस पर आधारित है। इसमें छात्र पैसिव सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि एक्टिव भागीदार बन जाते हैं। एक्टिव भागीदार कैसे? लेख उन्हें लघु शिक्षक कहता है, मिनिएचर टीचर्स, मतलब छोटे टीचर। अच्छा। जो शायद सोर्स मटेरियल जैसे किताब से जानकारी लेकर उसे एक नए रूप में ढालते हैं, जिसे लेख ब्रेन पेज मॉड्यूल कहता है। ये मॉड्यूल बनाना ही अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है। फिर वे शायद इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके दूसरों को सिखाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जिससे नॉलेज का ट्रांसफर होता है। अच्छा, तो छात्र खुद ज्ञान बनाने वाले बन जाते हैं, सिर्फ लेने वाले नहीं। ये इंटरेस्टिंग है। और ये ब्रेन पेज सिद्धांत, ये क्या है? ब्रेन पेज सिद्धांत शायद इसी से जुड़ा हुआ है।
लेख इसकी बहुत डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस बात पर फोकस करता है कि जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाए ताकि हमारा दिमाग उसे आसानी से समझे, याद रखे और इस्तेमाल कर सके। मतलब नोट्स बनाने का या जानकारी को विजुअलाइज करने का कोई खास तरीका? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही जो हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके के ज्यादा अनुकूल हो। एक और मुश्किल सा शब्द था, स्पेस गाइडेड साइक्लोजॉइड रिहर्सल। ये क्या बला है? हाँ, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। देखिए, रिहर्सल का मतलब तो है दोहराना। हाँ, साइक्लोजॉइड शायद चक्रीय या साइक्लिकल जैसा कुछ हो, और स्पेस गाइडेड का मतलब हो सकता है कि दोहराने की प्रक्रिया में स्पेस या इंटरवल का इस्तेमाल किया जाता हो। अच्छा, जैसे कुछ अंतराल के बाद दोहराना। शायद। तो कुल मिलाकर ये याददाश्त को मजबूत करने के लिए दोहराने का एक खास, शायद समय और स्पेस पर आधारित साइंटिफिक तरीका हो सकता है। लेख इन सिद्धांतों का जिक्र ये बताने के लिए करता है कि सीखने के ऐसे तरीके मौजूद हैं जो पारंपरिक लेक्चर से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। समझी। तो ये जो नए मॉडल हैं जैसे लर्न ग्राफिकी और ब्रेन पेज, ये टॉकिंग स्कूलों से अलग कैसे हैं, किन बातों पर जोर देते हैं? हाँ, ये मॉडल कुछ जरूरी बदलावों पर जोर देते हैं। पहला, सिर्फ पाठ पढ़ाने के बजाय नॉलेज ट्रांसफर पर फोकस करना, ज्ञान को उपयोगी बनाना। ठीक है। दूसरा, पैसिव सुनने के बजाय खुद करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना। तीसरा, सिर्फ टीचर के समझाने के बजाय छात्रों का आपस में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। और चौथा, रटने के बजाय ऐसे तरीकों से ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, जो ज्यादा एंगेजिंग हो, जैसे वो साइक्लोज्ड रिहर्सल वगैरह। तो प्रफ फोकस छात्र की एक्टिविटी और ज्ञान के इस्तेमाल पर है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख एक अहम सवाल खड़ा करता है कि हम सीखने का माहौल ऐसा कैसे बनाएं जो छात्र के सिर्फ कान और दिमाग को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर और व्यवहार को सीखने और उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में शामिल करे। तो टॉकिंग स्कूलों के इन सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए लेख क्या सुझाव देता है? क्लासरूम को कैसे बदला जाए? लेख सुझाता है कि हमें क्लासरूम को देखने का नजरिया बदलना होगा। उन्हें सिर्फ लेक्चर हॉल ना समझकर उन्हें डायनामिक लर्निंग स्पेस बनाना होगा। डायनामिक लर्निंग स्पेस। हाँ, जहां बहुत कुछ हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर बोलना बंद कर दें, नहीं, बल्कि उनकी भूमिका बदले। अच्छा, भूमिका कैसे बदले? वो बोलने के साथ साथ छात्रों को बोलने, करने, बनाने और सोचने विचारने के मौके दें। वो एक फैसिलिटेटर बने, गाइड बने। लेख कुछ ठोस रणनीतियां भी सुझाता है ना? जी हाँ, जैसे फ्लिपिंग द क्लासरूम। फ्लिपिंग द क्लासरूम? ये क्या होता है? इसमें छात्र लेक्चर वाला पार्ट घर पर देखकर या पढ़कर आते हैं और क्लास का समय डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्टिविटीज में लगता है। अच्छा। या फिर ब्रेन पेज मेथड्स का इस्तेमाल करना, प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जहां छात्र असली प्रोजेक्ट्स या समस्याओं पर काम करके सीखते हैं। मिनिएचर स्कूल्स या स्टूडेंट लेड लर्निंग टीम्स बनाना, जहां छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं। हाँ, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। और सबसे अहम, लेक्चर देने के समय को कम करके उस समय का उपयोग नॉलेज ट्रांसफर वाले टास्क और छात्रों द्वारा खुद से खोजबीन करने, यानी सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन के लिए करना। तो काफी सारे प्रैक्टिकल सुझाव हैं। जी। अगर हम लेख के मुख्य निष्कर्षों को एक बार फिर देखें तो शिक्षक केंद्रित तरीकों के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें साफ होती हैं। हाँ, बताइए। पहली बात कि पारंपरिक कक्षाओं में टीचर का बोलना ही हावी रहता है। इससे छात्रों की अपनी भूमिका, उनकी आज़ादी सीमित हो जाती है। सही। दूसरी, सिर्फ सुनने से न तो ज्ञान अच्छी तरह याद रहता है, न गहरी समझ बनती है। अक्सर रटने की आदत पड़ जाती है। तीसरी, जब सब कुछ टीचर पर ही निर्भर करता है तो छात्र भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी अपनी सोचने समझने की क्षमता शायद कमजोर होती है। चौथी, सीखने में जब शरीर और आंखों जैसे दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल कम होता है तो दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता, समझ अधूरी रह जाती है। और पांचवी, लेक्चर वाले सिस्टम में नॉलेज ट्रांसफर यानी ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल बहुत कमजोर रहता है। ये तो हमने डिस्कस किया ही। छठी, कि लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज जैसे नए मॉडल्स जो छात्र को सेंटर में रखते हैं और एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं, वो गहरी समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज्यादा पोटेंशियल दिखाते हैं। और आखिर में, शिक्षा में सुधार की जरूरत है ताकि बोलने वाले तरीकों और करके सीखने वाले तरीकों के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके। शायद दोनों का एक मिलाजुला रूप बेहतर हो। तो इन सब बातों का मतलब क्या है हमारे लिए? मतलब आगे क्या? लेख क्या सुझाव देता है? हाँ, लेख कुछ सुझाव देता है अलग अलग लोगों के लिए। शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे अपनी भूमिका को सिर्फ लेक्चर देने वाले से आगे बढ़कर देखें, एक गाइड, एक फैसिलिटेटर बने।
नीति बनाने वालों, पॉलिसी मेकर से अपील है कि वे ऐसे साधनों और माहौल में इन्वेस्ट करें जो छात्रों को सिर्फ सुनने के बजाय करके सीखने में मदद करें। ऐसी नीतियां बनाएं जो शिक्षा को सिर्फ बातचीत से आगे ले जाएं। और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए? अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वे स्कूलों से पूछें कि उनका बच्चा कैसे सीख रहा है, न कि सिर्फ क्या सीख रहा है। अच्छा पॉइंट है। वे ऐसी कक्षाओं की मांग करें जो बच्चों को एंगेज करें, मोटिवेट करें और उनकी पूरी सीखने की क्षमता को जगाएं। और सबसे जरूरी, छात्रों के लिए क्या संदेश है? छात्रों के लिए लेख का संदेश सीधा है, सिर्फ बैठकर सुनो मत, अपने सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो, एक्टिव बनो, सवाल पूछो, जिम्मेदारी लो और अपने ज्ञान के निर्माता खुद बनो। तो एक तरह से लेख पारंपरिक शिक्षण की इस चुप्पी को तोड़ने की बात कर रहा है, छात्र की चुप्पी को, और फोकस टीचर की आवाज से हटाकर सीखने वाले के दिमाग, शरीर और उसके एक्शन पर लाने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही। स्पॉटलाइट को शिफ्ट करने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने शिवा नारायण के लेख के आधार पर पारंपरिक टॉकिंग स्कूल मॉडल को समझा, उसकी सीमाओं को जाना, खासकर गहरी समझ और ज्ञान को बनाए रखने के मामले में हमने देखा कि ये मॉडल भले ही कुछ मामलों में एफिशिएंट लगे, पर अक्सर सतही सीखने, खराब नॉलेज ट्रांसफर और कम स्टूडेंट एंगेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। जी, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा के सार से जुड़ा है और जिस पर लेख बहुत जोर देता है। हाँ। वो है पाठ पढ़ाने, लेसन ट्रांसमिशन से आगे बढ़कर ज्ञान को उपयोगी बनाने, नॉलेज ट्रांसफर पर ध्यान देना। तो हमें सोचना चाहिए कि व्यवहारिक रूप में ये उपयोगी बना हुआ ज्ञान कैसा दिखता है। सिर्फ परीक्षा पास कर लेना या कुछ फैक्ट्स याद कर लेना तो नहीं है। सही बात है। हम सीखने का माहौल ऐसा कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि ज्ञान सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि उसे गहराई से समझा जाए, अपनाया जाए और वो असल जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक बने। ये एक बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को, मुझे लगता है, विचार करना चाहिए।